हेलो, मैं जीपी दुबे आप लोगों को आईटीआई आइकॉन चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में सीबीटी मोड की जो एनसीवीटी के द्वारा एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें आप लोगों को इलेक्ट्रीशियन ट्रेड्स के वायरिंग चैप्टर से ट्रेड थ्योरी से मैं पढ़ाने जा रहा हूं, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बताने जा रहा हूं। अतः आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, और वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल आईटीआई आइकॉन को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं। नंबर 1 सबसे सुरक्षित वायरिंग है। नंबर 1 क्लिट, नंबर ख लेड कवर्ड, नंबर ग सीटीएस और नंबर घ कंसील्ड कंड्यूट पाइप। तो देखिए, इसमें क ख ग घ करके लिखा हुआ है, लेकिन परीक्षा में इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन रहेगा। तो हिंदी में रहेगा तो क ख ग घ लिखा रहेगा, और इंग्लिश में रहेगा तो ABCD लिखा रहेगा। तो इसमें से सबसे सुरक्षित वायरिंग कौन सा है, इसमें आप बता सकते हैं। तो पहला है ये क्लिट, दूसरा है लेड कवर्ड, तीसरा है CTS और चौथा है कंसील्ड। तो इसमें सबसे सुरक्षित वायरिंग है आपका कंसील्ड वायरिंग। तो इसका आंसर लिखेंगे घ, कंसील्ड वायरिंग। इसका आंसर होगा घ। नंबर टू रासायनिक उद्योग में वायरिंग के लिए केबल अधिक उपयुक्त होती है। नंबर क CTS, नंबर ख PVC, नंबर ग VIR, नंबर घ लेड कवर्ड। तो CTS का फुल फॉर्म जानते हैं। CTS होता है केप टायर सीथर्ड, और PVC होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, और VIR होता है वल्केनाइज्ड इंडिया रबर, और नंबर घ होता है लेड कवर्ड। तो कह रहा है रासायनिक उद्योग यानी केमिकल इंडस्ट्री में वायरिंग के लिए केबल अधिक उपयुक्त होती है। क्या होती है? इसका आंसर क होगा। आंसर क। अब नंबर 3 बता रहे हैं, कंड्यूट वायरिंग में दो सैडल्स की दूरी अधिक नहीं होनी चाहिए। तो दो सैडल्स जो होती है, सैडल जानते हैं आप लोग, सैडल कैसे होती है? देखिए, जैसे पाइप लगता है और पाइप के बीच में इस तरह का आकार का सैडल होता है। तो बीच में पाइप लगता है जिसमें ये सैडल का हम यूज करते हैं, वो सैडल इसमें लगता है। तो कह रहा है दो सैडल्स की दूरी अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका 3 का आंसर क्या होगा? 3 का आंसर ख होगा, यानी 60 सेंटीमीटर होगा। नंबर 4 सभी प्रकार की लाइट की फर्श से ऊंचाई कम नहीं होनी चाहिए। तो कह रहा है जितनी भी लाइट हैं लगी हैं ये घर में, तो कह रहा है उसकी ऊंचाई फर्श मतलब ज़मीन से कम नहीं होनी चाहिए। तो 4 का आंसर दिया हुआ है, 4 का क्या होगा? घ होगा। 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा घ। नंबर 5 कौन सी वायरिंग अधिक भाग तथा मैकेनिकल से सुरक्षित है? कह रहा है कि कौन सी वायरिंग अधिक भाग तथा मैकेनिकल से सुरक्षित है। पहला दिया है क्विट वायरिंग, नंबर ख लिखा है केसिंग कैपिंग वायरिंग, नंबर ग लिखा है CTS या TRS वायरिंग, और नंबर घ कंड्यूट वायरिंग लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? कंड्यूट वायरिंग होगा। इसका आंसर कंड्यूट वायरिंग। तो आंसर होगा घ। अब क्वेश्चन 6 बता रहे हैं,
घरेलू वायरिंग मतलब हाउस वायरिंग में लूपिंग सिस्टम में न्यूट्रल इन और आउट कहाँ से लूप किए जाते हैं? नंबर क लैंप होल्डर से, नंबर ख सीलिंग रोज से, नंबर ग सॉकेट से और नंबर घ उपरोक्त सभी से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? जो हाउस वायरिंग में लूपिंग सिस्टम होता है तो उसमें न्यूट्रल को इन करते हैं और आउट करते हैं, तो वो लूप कहाँ से लेते हैं? तो ये लैंप से भी हम लेते हैं, सीलिंग रोज से भी लेते हैं, सॉकेट से भी लेते हैं, और तो मतलब सभी से लेते हैं। तो इसका सटीक आंसर होगा घ। आंसर होगा घ, यानी सभी जगह से हम लूप ले सकते हैं। नंबर 7, कंड्यूट पाइप में बूश क्यों प्रयोग किए जाते हैं? नंबर क वायरिंग अच्छी दिखाई देती है, कंड्यूट के सिरों से तार को बचाने के लिए, तारों में नमी को रोकने के लिए, और नंबर घ उपरोक्त सभी कारणों के लिए। तो कह रहा है कंड्यूट पाइप में बूश का यूज़ क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ख, कंड्यूट के सिरों से तार को बचाने के लिए। तो आंसर होगा इसका ख नंबर। नंबर 8, घरेलू वायरिंग के कनेक्शन जोड़े जाते हैं। घरेलू वायरिंग मतलब हाउस वायरिंग, तो उसमें कनेक्शन जो किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो घरेलू वायरिंग के कनेक्शन किए जाते हैं नंबर क पैरेलल में, नंबर ख सीरीज में, नंबर ग सीरीज और पैरेलल में। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा, आंसर क्या होगा? क होगा, यानी पैरेलल होगा। किस में होगा? यानी हाउस वायरिंग हम जितना करते हैं, घरेलू वायरिंग जितना करते हैं, उसका कनेक्शन हम पैरेलल में करते हैं। नंबर 9, ISI नियमानुसार पंखे, सॉकेट, लाइट का अधिकतम लोड एक सब सर्किट पर कितना होना चाहिए? तो करा ऐसा ISI के नियम के अनुसार पंखा यानी फैन, सॉकेट और लाइट का मैक्सिमम लोड एक सब सर्किट पर कितना होता है? तो इसका आंसर होता है, पहला दिया है 10 पॉइंट, दूसरा दिया है नंबर ख 800 वाट, नंबर ग दिया है 800 वाट या 10 पॉइंट, जो पहले हो जाए। तो इसका आंसर होगा ग, यानी 800 वाट या 10 पॉइंट। तो 10 पॉइंट भी ले सकते हैं या 800 वाट भी ले सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ग। नंबर 10, ISI नियमानुसार पावर लोड के सब सर्किट पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर क 2 पॉइंट से अधिक, नंबर ख 500 वाट, नंबर ग 2 पॉइंट या 2000 वाट, जो पहले हो जाए। तो 10 का आंसर क्या होगा? ग होगा। 2 पॉइंट 2 होना चाहिए या 2000 वाट, इस दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए। आंसर होगा इसका ग। नंबर 11, सप्लाई कंपनी द्वारा सील किया हुआ फ्यूज लगाते हैं। नंबर क एनर्जी मीटर के बाद, नंबर ख एनर्जी मीटर के पहले, नंबर ग कहीं भी लगा सकते हैं, नंबर घ मेन स्विच के बाद। तो 11 का आंसर क्या होगा? एनर्जी मीटर के बाद। ये हमेशा याद रखिए। सप्लाई कंपनी मतलब बिजली विभाग। बिजली विभाग जो होती है, पहले एनर्जी मीटर आपके घरों पर लगाती है, उसके बाद फ्यूज लगाती है। तो आंसर होगा क। नंबर 12, लो वोल्टेज सप्लाई में कितने प्रतिशत की हेर फेर की जाती है? यानी लो वोल्टेज की जो सप्लाई होती है उसमें जो कम बेसी करते हैं वो कितना हो सकता है? पहला क आंसर दिया है ±3%, ख दिया है ±5% और नंबर ग ±12% दिया है। तो लो वोल्टेज सप्लाई में कितने प्रतिशत की हेर फेर की जाती है? तो इसके आंसर होगा नंबर ख। तो आंसर लिखेंगे ख। नंबर 13, सर्विस कनेक्शन में एरियल फ्यूज लगाया जाता है। नंबर ए एनर्जी मीटर की सुरक्षा के लिए, नंबर ख सर्विस लाइन की सुरक्षा के लिए, नंबर ग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की सुरक्षा के लिए, नंबर घ उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए। तो इसका क्या होगा?
आंसर ख होगा, सर्विस लाइन की सुरक्षा के लिए, यानी सर्विस लाइन की सुरक्षा के लिए सर्विस कनेक्शन में एरियल में फ्यूज लगाया जाता है। आंसर ख होगा। नंबर 14, कंड्यूट वायरिंग में आउटगोइंग और रिटर्न तारें एक ही कंड्यूट में डाली जाती है क्योंकि कंड्यूटों की संख्या कम होती है। नंबर ख, जगह कम घेरने के लिए। नंबर ग, कंड्यूट को गर्म होने से बचाने के लिए, हिस्टेरिसिस और एडी करंट हानियाँ से बचाने के लिए। और नंबर घ, उपरोक्त सभी कारणों के कारण। तो 14 का आंसर होगा ग। क्या होता है, कंड्यूट वायरिंग में आउटगोइंग और रिटर्न तारें एक ही कंड्यूट में डाली जाती है क्योंकि कंड्यूट को गर्म होने से बचाया जाता है, जिससे कि एडी करंट और हिस्टेरिसिस लॉस से कम होता है। तो आंसर होगा ग। नंबर 15, स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव को रोकने के लिए। नंबर क, 2 ट्यूब वाली फिटिंग में एक ट्यूब के सीरीज में कैपेसिटर जोड़ा जाता है। नंबर ख, फेज अलग अलग ट्यूब में दिए जाते हैं। नंबर ग, दोनों विधि अपनाते हैं। नंबर घ, कोई सी एक विधि अपनाते हैं। तो 15 का आंसर क्या होगा, ग होगा। यानी क्या करते हैं, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट जो होती है उसे रोकने के लिए 2 ट्यूबों वाली फिटिंग में एक ट्यूब के सीरीज में कैपेसिटर जोड़ देते हैं और दूसरा फेज अलग अलग ट्यूब में दिए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ग, यानी दोनों विधियों को अपनाकर। नंबर 16, चित्र में दर्शाया गया बेड लैंप, चित्र में दर्शाया गया बेड लैंप का परिपथ चालू नहीं होता। चित्र में दर्शाया गया बेड लैंप का परिपथ चालू नहीं होता है। आप यह पाते हैं कि स्विच 2 और 3 को दोनों स्थितियों में प्रयोग करने पर लैंप के एक टर्मिनल तथा प्रणाली के अर्थ पॉइंट के अक्रॉस एक वोल्टेज है। सप्लाई को डिस्कनेक्ट करने के बाद अग्रलिखित में से किस जांच को करेंगे। तो ये फिगर देख लीजिए आप लोग, यहाँ दिया हुआ है ड्रेसिंग, यहाँ दिया है ड्रेसिंग टेबल लैंप, यहाँ ड्रेसिंग टेबल लैंप है ये वाला, ये है बेड लैंप, ये आपका है 3 प्लेट सीलिंग रोज, ये वाला है 3 प्लेट सीलिंग रोज है, आप देखे हैं जो लगा रहता है सीलिंग में। और यहाँ पर एक स्विच 1 लगा हुआ है, यहाँ स्विच 2 लगा है और यहाँ स्विच 3 लगा है। तो स्विच 1 से कनेक्शन है ड्रेसिंग टेबल लैंप का, स्विच 2 से जो है, स्विच 1 जो है आपका एसपी स्विच है, ये एसपी स्विच है, और ये स्विच 2 2A स्विच है, और स्विच 3 भी 2A स्विच है। तो स्विच 1 से ड्रेसिंग टेबल लैंप लगा है, स्विच 2 जो है 2A स्विच उससे बेड लैंप लगा है, और स्विच 3 से 3 प्लेट सीलिंग रोज लगा हुआ है। ठीक है, तो इसी से अब देखिए कर रहा है कि नंबर क, स्विच 1 और 2 के बीच कंटिन्यूटी जांच करते हैं। नंबर ख, स्विच नंबर 2 और सीलिंग रोज के मध्य कंटिन्यूटी जांच। नंबर ग, लैंप के न्यूट्रल कंडक्टर के कंटिन्यूटी जांच। नंबर घ, स्विच नंबर 2 और 3 अर्थ वायर के स्विच कनेक्शंस के कंटिन्यूटी जांच से। ये जो जांच किया जा रहा है 200, प्रत्येक वाइंडिंग में कंटिन्यूटी की जांच करना। नंबर ख, खुले पथ की जांच करना। नंबर ग, ग्राउंड्स के लिए जांच करना। और नंबर घ, प्रत्येक वाइंडिंग के बीच प्रतिरोध मान को जांचना। इसके आंसर होगा ग्राउंड्स के लिए जांच। ये इसको क्या करते हैं, ग्राउंड्स के लिए हम जांच कर रहे हैं, तो इसका आंसर होगा ग। आंसर ग होगा, ग्राउंड्स के लिए इसमें हम जांच कर रहे हैं। 18, कर बैटन वायरिंग में 19 मिलीमीटर बैटन चौड़ाई के सीधे जोड़ के लिए ओवरलैपिंग भाग का कितनी लंबाई का प्रयोग करेंगे।
तो क्या होगा, बैटन वायरिंग में 19 मिलीमीटर बैटन चौड़ाई के सीधे जोड़ के लिए ओवरलैपिंग भाग का कितनी लंबाई का प्रयोग करेंगे। तो इसका आंसर होगा ख होगा, आंसर ख होगा। उन्नीस कह रहा है कि चित्र के अनुसार कौन सी स्विच या स्विचेस ड्रेसिंग टेबल लैंप को कंट्रोल कर सकता है। देखिए यहाँ ड्रेसिंग टेबल लैंप है पहला, दूसरा है बेड लैंप, पहला ये ड्रेसिंग टेबल लैंप, दूसरा है बेड लैंप, तीसरा है सीलिंग रोज। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा कंट्रोल कर रहा है, स्विच 1, स्विच 2 और स्विच 3। तो देखिए स्विच 1 जो है ड्रेसिंग टेबल को कंट्रोल कर रहा है, स्विच 2 कौन सा स्विच या स्विचेस ड्रेसिंग टेबल लैंप को कंट्रोल करता है। तो ड्रेसिंग टेबल लैंप को कंट्रोल कर रहा है स्विच 1। नंबर क स्विच नंबर 1 और 2, नंबर ख स्विच नंबर 2 और 3, नंबर ग स्विच नंबर 2 और नंबर घ स्विच नंबर 1। तो इसका आंसर होगा स्विच नंबर 1, आंसर होगा घ। नंबर 20 स्क्रू टाइप लैंप होल्डर में बाहरी स्क्रू संबंध हमेशा नंबर क सर्किट के न्यूट्रल वायर, नंबर ख सर्किट की फेज वायर, नंबर ग सर्किट की हाफ वायर, नंबर घ सर्किट की अर्थ वायर। तो इसमें क्या होता है, 20 का आंसर होगा क होगा। बीस का क्या होगा, क होगा, आंसर क। एडिशन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर में बाहरी स्क्रू का संबंध हमेशा सर्किट की न्यूट्रल वायर से होता है। नंबर 21 वायरिंग कितने प्रकार की होती है। वायरिंग कितने प्रकार की होती है, नंबर क 2, नंबर ख 4, नंबर ग 8, नंबर घ 5। तो इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा घ, आंसर घ होगा। 5 प्रकार का वायरिंग किया जाता है। नंबर 22 अधिकतम लीकेज करंट की सीमा कितने एम्पियर है। नंबर क 1/2000, नंबर ख 1/3000, नंबर ग 1/4000, नंबर घ 1/5000। तो 22 का आंसर होगा घ, आंसर घ लिखते हैं। 23 IE नियम 54 अनुसार हाई तथा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में कितने प्रतिशत परिवर्तन मान्य है। नंबर क ±15%, नंबर ख ±12%, नंबर ग ±10%, नंबर घ ±8%। तो इसका आंसर क्या होगा, ख होगा, ±12%, आंसर ख। यानी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 54 के अनुसार हाई तथा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में 12% ±12% का जो चेंजिंग है वो अवेलेबल है। नंबर 24 तार स्थापन अधिष्ठापन के ऊर्जायन से पहले अधिक स्थापन मूल्य का परीक्षण किया जाता है। टेस्टिंग ऑफ वायरिंग संपूर्ण घरेलू तथा तार स्थापन अधिष्ठापन के लिए न्यूनतम अनुज्ञेय रोधन मूल्य क्या होना चाहिए। तो इसके आंसर क्या क्या ऑप्शन दिया है, 5 मेगा ओम से कम नहीं, 5 मेगा ओम से कम, नंबर ग 5 मेगा ओम से अधिक, नंबर घ उपरोक्त सभी। तो 24 का आंसर होगा क।
आंसर क्या होगा? क होगा। तो ये वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल ITI आइकन को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।